नमस्कार सभी को, वेलकम है क्लास में। आज अपनी पहली क्लास है रचना शारीर, जिसको अपन एनाटोमी बोलते हैं। ठीक है, उसकी फर्स्ट क्लास है। अपन ने डेमो क्लास ले ली, जिन बच्चों ने नहीं ली थी कोई टेंशन नहीं है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज फर्स्ट क्लास। तो जो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 6:59 पे ज्वाइन हो जाया करूँगा। आपको 3 मिनट मिलेंगी, एक तो 59 वाली, फिर 1 से 2, मतलब 7:02 पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा। 7:02 होते ही मैं मतलब स्टडी करवाना स्टार्ट कर दूँगा। तो 3 मिनट बहुत होता है, टाइम का पंचुअल हूँ मैं एक तरीके से, आपको पता होगा। मोस्टली बच्चे ओल्ड ही हैं जो अष्टांगीय पदार्थ की क्लास ले रहे हैं, वही बच्चे हैं। और बच्चे आना चाहते थे नए, लेकिन अष्टांग और पदार्थ के साथ में आएंगे, मतलब नए बैच तब स्टार्ट होंगे। तब 1-2 बच्चे नए हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि टाइम की बिल्कुल एकदम पंचुअल रहेगी। कैसे नहीं, कभी 5 मिनट लेट हो गया, कभी 10 मिनट लेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइम टू टाइम। किसी दिन का अगर किसी कारणवश हॉलीडे रहता है तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया करूँगा कि आज की हॉलीडे छुट्टी है। वैसे छुट्टी रखने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब सब कामों में फ्री हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, रचना शारीर एनाटोमी। तो अपन को पता है थ्योरी के 2 पेपर्स होते हैं। देखो अब ये क्लियर कर लो, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर सेकंड पेपर में आयुर्वेदा होता है, वो कौन पढ़ाएगा? फर्स्ट पेपर में आयुर्वेदा कहाँ पे, वो कौन पढ़ाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि भाई थ्योरी के 2 पेपर होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है। और आयुर्वेदा जो पोर्शन है जो मैं पढ़ाऊँगा ना, पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में जो 50 नंबर में है, उसमें ओनली आयुर्वेदा है, और वही आयुर्वेदा है, और आयुर्वेदा नहीं है। सेकंड पेपर में एक भी नंबर का आयुर्वेदा नहीं है, तो वो मॉडर्न है पूरा 100 नंबर का। और जो फर्स्ट पेपर का पार्ट बी है 50 नंबर में, वो भी मॉडर्न है पूरा, मतलब पूर्णतः आयुर्वेद है, जो अपन 50 नंबर का स्टडी करेंगे। पार्ट ए, पार्ट 1 50 नंबर का, अपन जो 13 चैप्टर हैं वो स्टडी करेंगे। तो आज का जो अपना स्टार्ट है पहले क्लास है, तो अध्याय प्रथम शरीरोपक्रमणीय शारीर। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट शरीरोपक्रमणीय शारीर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे अपन हर क्लास में करते हैं, सबसे पहले अपन सिलेबस समझते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है सिलेबस का, शारीर, शरीर एंड शारीर वाक्य। देखो, शरीर एंड शारीर वाक्य, ये है शरीर एंड शारीर वाक्य। डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर। देखो, एक में है शरीर ओनली, एक में आ की मात्रा लग के शारीर। तो इनमें क्या है, क्या अंतर है, क्या परिभाषा है, कैसे उत्पत्ति हुई, मतलब यहाँ पे देखो रचना शरीर, अपन शरीर के संबंधित बात करेंगे, तो पहले इसके लिए शरीर एंड शारीर। तो पहला पॉइंट सिलेबस का यही दिया है, शरीर एंड शारीर। अब ये बहुत डिटेल में है और इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आज अपन पहला टॉपिक करेंगे, तो यहाँ तक करते हैं। पहला सिलेबस का पॉइंट समझ लिया, तो जैसे जैसे मैं क्लास लेते जाऊँगा सिलेबस समझाता जाऊँगा और क्लास लेता जाऊँगा। ठीक है, तो अपना पहला पॉइंट है शरीर एंड शारीर की व्याख्या, मतलब डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर। ये स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय प्रथम शरीरोपक्रमणीय शारीर, शारीरोपक्रमणीय शारीर। तो पहला जो अपना सिलेबस का पॉइंट था शरीर और शारीर की व्याख्या, तो उसमें एक पहला वर्ड था शरीर, तो उसकी व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, कोशिश करेंगे अपन जल्दी कोर्स पूरा हो। 30 सितंबर को मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा। सभी अपना माइक ऑफ रखना बीच में, जो बच्चे नए हैं उनको बता, क्योंकि कोई भी डाउट हो तो अपना हाथ राइज कर सकते हो, अपना हैंड राइज कर सकते हो, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपना माइक ऑफ कर दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं शरीर शब्द की व्याख्या। तो शब्द रचना की दृष्टि से देखो, पहला है शब्द रचना की दृष्टि से, फिर है पर्याय शब्दों के अनुसार, फिर है गर्भ उपनिषद के अनुसार, फिर है आचार्य चरक के अनुसार, फिर है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। देखो, एक वर्ड है ओनली शरीर, सब ने अलग अलग बताया। सुश्रुत ने अलग बताया, चरक ने अलग बताया है। गर्भ उपनिषद, जो उपनिषद है ना अपने जो भारतीय हिंदू साहित्य के जो ग्रंथ हैं उपनिषद, उनमें अलग बताया है। पर्याय शब्दों के अनुसार अलग मीनिंग है। और शब्द रचना की दृष्टि से किस तरीके से इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, उसके अनुसार इसका अलग मीनिंग है। तो सबका अपन स्टडी करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो करते हैं स्टार्ट। शब्द रचना की दृष्टि से तो श्रेय धातु प्लस ईरण प्रत्यय, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई शरीर शब्द किससे बना है, तो श्रेय धातु प्लस ईरण प्रत्यय। हिंसा अर्थ वाली श्रेय धातु से ईरण प्रत्यय करने पर शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? शरीर।
जिसका अर्थ निम्न प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। ये तो था कि भाई श्रेय धातु प्लस इरण प्रत्यय से बना है और जिसका अर्थ निम्न प्रकार से ग्रहण किया जाता है, मतलब ये चार अर्थ दिए है ना, इससे इसका अर्थ समझ सकते हैं। ये तो इसकी व्युत्पत्ति बता दी कि श्रेय धातु प्लस इरण प्रत्यय से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। मतलब यहाँ पे देखो हेडिंग में ही है शब्द रचना की दृष्टि किस प्रकार से ये शब्द बना है, तो श्रेय धातु प्लस इरण प्रत्यय से शरीर शब्द बना है, करेक्ट। तो इसका अर्थ क्या है, शब्द तो बन गया लेकिन अर्थ क्या है, सीर्यते इति शरीरम। अब इसका मीनिंग क्या है, समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। मतलब जो निरंतर समय अनुसार टाइम टू टाइम उसके क्षय होता रहे, नष्ट होता रहे, उसे शरीर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा दी है। तो अपना जो बॉडी है समय अनुसार क्षरणित हो रहा है, नित्य प्रति टाइम टू टाइम अपन मौत के करीब जा रहे हैं, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अपनी आयु का क्षय हो रहा है, तो अपन शरीर ना, तो सीर्यते इति शरीरम ये आपको याद होना चाहिए। शब्द रचना की दृष्टि में सीर्यते इति शरीरम, समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। तो अपना शरीर निरंतर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, एक तरह से क्षरणित तो हो रहा है, क्षय तो ही हो रहा है, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या है, सीर्यते हिनस्तिम आत्मनम इति शरीरम, जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे उसे शरीर कहते हैं। अब निरंतर गति किस तरीके से, हर तरह की गति, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन की गति हो, ठीक है, अपने मूत्र उत्सर्जन की गति हो, ठीक है, मल मूत्र को त्यागने की, पोषण तत्वों की गति हो, या कोई काम करने की गति हो, कुछ भी अपन जो श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, वो भी एक तरीके से गति है, पलकों को झपका रहे हैं एक तरीके से, वो भी एक तरह की गति है। तो जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता है, मतलब 24 आवर्स अगर आप सो रहे हो, आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई मैं सो रहा हूँ, मैं तो काम भी नहीं कर रहा, कोई गति भी नहीं कर रहा, क्या मेरी आयु का क्षय होगा, होगा, क्योंकि आपका शरीर काम कर रहा है, इंटरनली आपके शरीर में गति हो रही है। तो किसी प्रकार की गति हो जो निरंतर गति के कारण अपने आप को नष्ट करता रहे उसे शरीर कहते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म चलता रहता है अपनी बॉडी में, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कैटाबॉलिक हो रहा है, एनाबॉलिक हो रहा है, एक तरीके से विघटन भी हो रहा है, संगठन भी हो रहा है, तो जो निरंतर गति करने का अपने आप को नष्ट करता है उसे शरीर कहते हैं। प्रत्येक क्षण या क्षीण अवस्था को प्राप्त हो उसे शरीर कहा जाता है। अब किसी व्यक्ति को ये दोनों याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आए कि भाई शरीर शब्द की व्याख्या लिखो, आपको ये लिख दिया भाई प्रत्येक क्षण क्षीण अवस्था को प्राप्त हो उसे शरीर कहा जाता है, ये भी सही है। तो ये इतना सारा क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, 2 नंबर में आया क्वेश्चन तो छोटा सा आएगा कि चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखो, सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखो, लेकिन अपना ये पहला चैप्टर है और इसका मैं बेस बना रहा हूँ। जब बेस क्लियर हो जाएगा तब मैं थोड़ा फास्ट में भी चलूँगा और आपको बताऊँगा कि देखो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में समझ लिया ये चीज़, तो फर्स्ट चैप्टर में अपन टाइम देंगे, फिर बाकी चैप्टर अपन विस्तार से करेंगे, मतलब थोड़ा फास्ट कर लेंगे। क्षीण होना, विसंकल होना, विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर की अपचय की प्रक्रिया, मतलब कैटाबॉलिक का ज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए शरीर कहते हैं। तो मतलब ये जो शब्द रचना की दृष्टि से जो शब्द बनाता है शरीर, इसके निम्न अर्थ हैं, 4 अर्थ निकलते हैं। सीर्यते इति शरीरम, सीर्यते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम, जो प्रत्यक्ष नष्ट हो उसे शरीर, और जो क्षीण होना, विसंकलन होना, विघटित होना आदि सभी कैटाबॉलिक का ज्ञान कराते हैं, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। तो ये 4 वर्ड निकलते हैं एक शरीर के शब्द रचना की दृष्टि से। अब देखो पर्याय शब्दों के अनुसार शरीरवाचक 2 शब्द हैं, देह और का, मतलब शरीर के 2 पर्यायवाची हैं, देह और काय। तो देह कैसे बना है, धी धातु प्लस घन्य प्रत्यय से देह बना है। इसका मीनिंग क्या है, वृद्धि या विकसित होना। अब वृद्धि या विकसित अपना शरीर है, एक युग्मनज था, जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हुआ एक युग्मनज बना, युग्मनज से फिर अब कोशिकाएं 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अपन ने फिर जन्म लिया और एक छोटे बच्चे से लेकर इतने बड़े हो गए, 25-26 साल के हो गए, अपन बुढ़ापे की ओर अग्रसित हो गए, तो विकसित भी तो हुआ अपना शरीर। ये तो है कि क्षय तो हो रहा है, निरंतर मृत्यु मतलब वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, नष्ट होने की कगार पर जा रहे हैं, लेकिन अपना शरीर ने विकसित भी तो किया, विकास भी तो किया, वृद्धि भी तो हुई। तो वृद्धि या विकसित होना, तो इस देह से अपन क्या समझते हैं, वृद्धि या विकसित होना। धार्यते अन्य इति देह, जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। तो अपने शरीर को धारण कर रहा है एक तरीके से क्या बोलते हैं कि जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। मतलब अपने शरीर के जो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र है, धातुएं हैं, मले हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को एक तरीके से धारण कर रखा है, तो विकास कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देह कहते हैं। पहला मीनिंग समझ में आ गया देह। अब दूसरा देखो काय, यह शरीर का पर्यायवाची है, समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन आएगा कभी कभी, क्या बहुत से डीप में स्टडी कर लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन आता है शरीर के पर्यायवाची लिखो, तो आप बोलोगे तो कभी लिखा है नहीं, तो ये रहा ना शरीर के पर्यायवाची देह और काय। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है और डिफिकल्ट भी आ सकता है, तो तैयारी आप
100% रखो कि कैसा क्वेश्चन आए कि मुझे करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 50 नंबर की मैं आपको क्लास ले रहा हूँ ना, इसमें से आपको 45 प्लस नंबर आने चाहिए। एग्जैक्टली मेरे नंबर तो आए थे 45 से प्लस से नंबर ही आए थे, क्योंकि मेरे मॉडर्न में थोड़ी कमजोर है तो मॉडर्न कट गए थे, लेकिन आयुर्वेदा में मेरे इतने ही नंबर आए थे। क्योंकि जब मैंने पेपर का मिलान किया था रूम पे आके, तो मेरे सारे क्वेश्चन सही थे लगभग आयुर्वेदा के। तो आप भी इतना करना कि आयुर्वेदा के आपके एक भी नंबर ना कटे। तो देह और का, तो काय क्या, ये शरीर का पर्यायवाची है। चीते अन्य इति काय, जिसका पोषण होता रहे उसे कायक है। और अपने शरीर का पोषण भी तो हो रहा है, पोषण होगा तभी तो अपना शरीर विकसित होगा, वृद्धि करेगा। अपन को पोषण ही नहीं मिलेगा, पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे, तो अपना शरीर विकसित होगा क्या, विकास करेगा, नहीं करेगा। तो ये बोलता है कि जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। काय शब्द अग्निवाचक है, सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन अग्नि द्वारा होते हैं, अतः इसमें क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। तो ये बोल रहा है कि काय शब्द अग्निवाचक है, मतलब जो काय है ना, अग्नि को रिप्रेजेंटिव करता है। कि कौन सी अग्नि को, जठराग्नि। अब आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, जठराग्नि आप समझते हो कि वह अग्नि जिससे भोजन का पाचन होता है उसे जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, प्रथम पाचन होता है ना, जठराग्नि के माध्यम से होता है। अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं स्लो भी हो जाऊँगा, है ना। तो काय शब्द अग्निवाचक है, सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज अग्नि द्वारा होते हैं। देखो अपन ने भोजन किया सर थोड़ा स्लो चलिए। ठीक है, तो सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज अग्नि द्वारा होते हैं। अब सुनो ध्यान से, अपन ने भोजन किया, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन तोड़ के अपन अंदर आमाशय में गया। अब भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में और पाचन होता है, मतलब भोजन का मतलब और क्या होगा, एक तरीके से कैटाबोलिक होगा, भोजन टूटेगा। अब फिर उसका अवशोषण होगा, अवशोषित हो गया, फिर उससे रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, अस्थि बनेगा, मतलब उसे एना, मतलब एक तरीके से धातुओं का निर्माण होगा। तो तोड़ना और निर्माण होना एक तरीके से मतलब क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का काम हो रहा है, किससे, काय शब्द से। मतलब वह प्रोसेस, वह बॉडी, वह चीज़ जिसमें क्षय और वृद्धि दोनों चलते रहे ना, उसे अपन को काय बोल रहा है। तो काय शब्द अग्निवाचक है, इस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन अग्नि द्वारा होते हैं, अतः इसमें क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान होता है। तो काय किसको बोला गया है, जिसमें क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाएं साथ में चलती रहे, निरंतर चलती रहे, उसे काय बोला गया है। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आरबीसी का। आरबीसी 120 दिन में ख़त्म, नष्ट हो जाती है और दोबारा नई बन जाती है। ठीक है, मतलब नष्ट होती रहती है, बनती रहती है, नष्ट होती रहती है, बनती रहती है, मतलब संतुलन बना है। इन अपचय मतलब क्षय और उपचय, इन क्षय और वृद्धि की प्रक्रियाओं का संयुक्त नाम मेटाबॉलिज्म है। जब यह मेटाबॉलिज्म अर्थात कायाग्नि व्यापार अच्छी तरह से सही अनुपात में चलता है, तब शरीर का सम्यक धारण होता है, क्योंकि तब दोष धातु और मल साम्य अवस्था अर्थात प्राकृत अवस्था में रहते हैं। यह बोलना चाह रहा है, इस मीनिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिखा है इसलिए लिखा है। अगर ये इसका ये चल रहा है ना यहाँ पे, ये बोल रहा है कि अर्थात मेटाबॉलिज्म अर्थात कायाग्नि व्यापार, अगर आपकी जो जठराग्नि सम्यक रूप से चल रही है, अच्छी तरीके से प्रॉपर खाने को पचा रही है, रस बन रहा है, उससे फिर रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र बन रहा है, सब कुछ ठीक है, तो अच्छी तरह से सही अनुपात में चलता है, तब शरीर का सम्यक धारण होता है, क्योंकि तब दोष धातु और मल साम्य अवस्था और प्राकृत अवस्था में रहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि अगर जठराग्नि मतलब काय अग्नि, जठराग्नि का दूसरा नाम आया है काय अग्नि, और ये अष्टांग हृदय में यूज लिया है, तो वही वहीं से ये शब्द आया है काय। तो काय अग्नि बोल दो, जठराग्नि बोल दो, बात एक ही है। तो क्योंकि तब दोष धातु और मल, कहने का मीनिंग ये है कि अगर जठराग्नि या कायाग्नि सही रूप से चल रही है, खाने को पचा रही है, उससे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातु बन रहे हैं, मल बन रहा है, तो आपके जो दोष हैं, धातु है, मल साम्य अवस्था में रहेंगे। अगर इनमें जो जठराग्नि में इनबैलेंस हो जाता है, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो दोष धातु मलों में भी इनबैलेंस हो जाएगा और आप रोगग्रस्त हो जाओगे। अपन क्यों पढ़ते हैं एनाटॉमी, शरीर की प्रकृति की जानने के लिए, शरीर की एक तरीके से नॉलेज जानने के लिए, कोई नेचुरल अवस्था में कैसा रहता है एक तरीके से। तो ये बता रहा है कि अगर काय अग्नि ठीक है तो शरीर नेचुरल रहेगा, दोष धातु मल भी ठीक रहेंगे। ये तो था पर्याय शब्दों के अनुसार किसकी, शरीर की व्याख्या। ये क्या था, पहले क्या पढ़ा था अपन ने, शब्द रचना की दृष्टि से बताइए किस तरीके से ये शब्द बना था, उसके हिसाब से ये मीनिंग निकलता है, पर्यायवाची के अनुसार ये मीनिंग निकलता है। अब जो गर्भ उपनिषद, गर्भो उपनिषद मतलब जो उपनिषद हैं अपने हिंदू साहित्य के, उनके अनुसार शरीर की व्याख्या क्या है कि मानव शरीर को चेतना अवस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि, कोष्ठ अग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियाँ निरंतर गतिशील रहती हैं। जो ये उपनिषद है गर्भोपनिषद, जिसमें गर्भ के बारे में बताया गया है, मतलब
बहुत फेमस है, गर्भो उपनिषद। ठीक है, मैं इसमें क्या बताया भाई, शरीर की परिभाषा, मानव शरीर को चेतन अवस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि या कोष्ठ अग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियां निरंतर गतिशील रहती है। अब ये ज्ञान अग्नि क्या है, दर्शन अग्नि क्या है, कोष्ठ अग्नि क्या है? तो पहली है ज्ञान अग्नि। शरीर के सभी शुभ अशुभ कर्म ज्ञान अग्नि द्वारा होते हैं। कि जो अपन को नॉलेज होती है ना, जैसे कि अपन किसी चोरी कर रहे हैं तो ये अशुभ कर्म है, अपन किसी को दान दे रहे हैं ये शुभ कर्म है। तो ये इस तरह का जो ज्ञान अग्नि, जो नॉलेज है, मतलब जो आपकी जो बुद्धि है, तो शरीर के सभी शुभ अशुभ कर्म ज्ञान अग्नि द्वारा होते हैं। कि क्या अच्छा करना है, आपकी बुद्धि सही है, अच्छी है तो शुभ कर्म करोगे। आपकी बुद्धि भ्रष्ट है, प्रज्ञा अपराध व युक्त है, आपने मतलब ऐसे कुकर्म किए हैं, तो आप अशुभ कर्म करोगे। तो जो ये शुभ अशुभ कर्म का ज्ञान होता है ना, वो कौन सी है? ज्ञान अग्नि। दर्शन अग्नि दूसरी है, दर्शन अग्नि। यह दर्शन का कार्य करती है। आयुर्वेद में इसे आलोचक पित्त कहा जाता है। जो अपन देखते हैं, दर्शन यानी देखना, तो अपन जो अपनी आंखों से, अब देखो इसमें आया कि आयुर्वेद में इसे आलोचक पित्त कहा गया है। तो आपको पता है कि आंखों में जो पित्त है, पित्त दोष के 5 भेद है, उनमें से एक भेद है आलोचक पित्त, वो आंखों में रहता है। फिजियोलॉजी में आपने स्टडी किया होगा भाई, पित्त दोष के 5 भेद होते हैं, उनमें से एक भेद है आलोचक पित्त, वो आंखों में रहता है। वो क्या काम करता है? दर्शन का कार्य करता है। मतलब जो अपन को दिखाता है ना, जो भी अपन देख रहे हैं, वो आलोचक पित्त की वजह से देख रहे हैं। तो ये बोलता है कि यह दर्शन का कार्य करती है, मतलब दिखाने का काम करती है। अपन जो भी देख रहे हैं वो दर्शन अग्नि के माध्यम से देखते हैं। तो आयुर्वेद में इसे आलोचक पित्त कहा जाता है। कोष्ठ अग्नि, शरीर में मुख द्वारा ग्रहण किए गए हुए सभी प्रकार के अन्न का पाक करते हैं, उसे जठराग्नि या कोष्ठ अग्नि कहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जो मुख द्वारा, अपने जो अपन हाथ से की सहायता से अपन खाना खाते हैं ना, मुख द्वारा ग्रहण किए गए सभी प्रकार के अन्न का पाक करते हैं, उसे जठराग्नि या कोष्ठ अग्नि कहते हैं। इसे ही काय अग्नि बोलते हैं। तो ये बोलता है, कौन बोलता है? ये गर्भो उपनिषद बोलता है कि भाई जिसमें ज्ञान अग्नि हो, जिसमें दर्शन अग्नि हो, जिसमें कोष्ठ अग्नि हो, अगर ये तीनों अग्नि है उसको अपन शरीर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तीनों का जब यहाँ पे योगदान मिल गया, उसको इसने शरीर बोला है। ये इसकी परिभाषा है गर्भ उपनिषद के अनुसार। ये तो थी बहुत एक्स्ट्रा वाली बात है, जो अपने एग्जाम में आता है वो अपन जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आचार्य चरक के अनुसार शरीर की व्याख्या लिखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर की व्याख्या लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर की परिभाषा लिखो, अब उसमें आचार्य का नाम नहीं दिया, ना गर्भ उपनिषद पूछा, ना शब्द रचना की दृष्टि से पूछा, ना पर्यायवाची के शब्दों के अनुसार पूछा, ऐसे ही बोल दिया कि शरीर की परिभाषा लिखो। तो आपको जो भी याद आए अब तक जो अपन ने पढ़ा, चाहे ये लिख दो पर्यायवाची के अनुसार, चाहे गर्भ उपनिषद के अनुसार लिख दो, चाहे शब्द रचना की दृष्टि से लिख दो, वो सब सही है, क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। लेकिन जब नाम दे देते हैं, क्वेश्चन आ गया भाई चरक के अनुसार लिखनी है, तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए और ये लिखना है। क्वेश्चन आ गया सुश्रुत के अनुसार, आपको ये श्लोक याद होना चाहिए और ये लिखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आचार्य चरक। आचार्य चरक के अनुसार शरीर की व्याख्या। तर्त शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायतम सम्योक वाई। ये आपको याद होना चाहिए, ये श्लोक मेरे भी याद था, आपको भी याद होना चाहिए, और बीएमएस फर्स्ट ईयर के हर बच्चे को ये श्लोक याद होना चाहिए। तो आचार्य चरक के अनुसार शरीर की व्याख्या। अब इस श्लोक को मैं समझाऊंगा, पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं। चेतना यानी आत्मा का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। यह शरीर संयोग भाई होते हैं, अर्थात सप्त धातु, 3 दोष एवं मलोक साम्य अवस्था में रहने पर वृद्धि करता है। अब इसको समझो। तर्त शरीर नाम, कि वह शरीर का नाम उसे बोला गया है कि चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकतम। चेतना अधिष्ठान, जिसमें चेतना अधिष्ठित है, मतलब आत्मा अधिष्ठित है, जिसमें आत्मा निवास करती है। चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूतम, चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय। देखो, चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदाय, जो 5 महाभूत हैं। अब आपको पता है कि संसार की सभी चीज़ें, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, पंच महाभूतों से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। कि जो पंच महाभूतों का जो अधिष्ठान है, जो सम्यक रूप से जो अधिष्ठित है, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें अगर आत्मा अधिष्ठित है, आत्मा का निवास है, तो उसे शरीर बोला गया है। तो तत्र शरीर नाम, वो शरीर का नाम उसे दिया गया है। हेलो, कौन बोल रहा है? कोई बोला क्या? कोई ना। देखो,
मैं बोल रहा तत्व श्रीनाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायकतम संयोग भाई, कि चेतना का अधिष्ठान मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पंच महाभूतों का जो संयोग होता है ना, अगर उसमें चेतना अधिष्ठित है, उसमें अगर आत्मा अधिष्ठित है, आत्मा निवास करते तो उसको शरीर बोला गया है, उसे शरीर कहलाता है। और यह देखो, यह शरीर संयोग भाई होता है। पंच महाभूत विकार समुदाय संयोग भाई, इतना सा वर्ड आया संयोग भाई। अब क्वेश्चन आएगा, कभी पीजी में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर मीनिंग ऑफ संयोग भाई, कि संयोग भाई मीनिंग का क्या मीनिंग है। अर्थात कि सप्त धातु 3-2 से मलों के साम्य अवस्था रहने पर ये वृद्धि करता है। तो इस अलग इतने से वर्ड का समयोग भाई का मीनिंग क्या है। समयोग भाई मतलब जो समान मात्रा में, अगर दोष भी समान मात्रा में है, मल भी समान मात्रा में है, धातु भी समान मात्रा में है, तो अपना शरीर क्या करेगा, विकास करेगा। अभी बताऊंगा विकार मीन्स मैंने क्या होता है। यह शरीर संयोग वायु होता है, अर्थात सप्त धातु 3-2 से मलों के साम्य अवस्था में रहने पर वृद्धि करता है। तो वो अभी कमेंट आया कि विकार चेतना आत्मा का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय। अब विकार का मीनिंग देखो, अपन ने 16 विकार पढ़े थे जब पदार्थ विज्ञान की क्लास की थी, अपन ने 16 विकार पढ़े थे। एकादश इंद्रिया, देखो यहाँ पे नीचे देखो विकार, एकादश इंद्रियां प्लस पंच महाभूत। तो यहाँ पे एक पूरा है कि पंच महाभूत विकार कौन से हैं, एकादश इंद्रियां प्लस पंच महाभूत को अपन ने क्या बोला है, विकार बोला। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था, ध्यान से देखो, तर्त परिणाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार। तो ये पूरा एक वर्ड है पंच महाभूत विकार। इसमें क्या आ गया, एकादश इंद्रियां भी। अब इंद्रियां भी तो पंच महाभूतों की बनी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे पंच महाभूति लिखा है हिंदी में। तो तत् श्रीनाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकारम समुदाय, कि पंच महाभूत में एकादश इंद्रियां, पंच महाभूत, ये सभी इनका समुदाय एक साथ रहता है। अगर उसमें आत्मा निवास कर जाए तो उसे शरीर कहते हैं। और ये क्या करता है, संयोग भाई, कि अगर सप्त धातु 3-2 से मलों का समय अवस्था में रहता है तो ये वृद्धि करता है, मतलब विकास करता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है, और हमेशा आपको ये मुँह जबानी होनी चाहिए। तो तत्र श्रीनाम चेतना दृष्टम बुधम पंच महाभूत विकारम समुदायकम संयोग भाई, ये आपको याद होना चाहिए। ये चरक शारीर छठे चैप्टर का 4था श्लोक है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ूँ, यस या नो कर दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ ना। कोई बोलते हैं यस सर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर की व्याख्या देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक बहुत लेंदी भी है और आपको आना भी चाहिए। तो मैं पहले श्लोक पढ़ देता हूँ, फिर हिंदी पढ़ूंगा, फिर इस श्लोक को समझाऊंगा। ओके। शुक्र श्रोणितम गर्भाशयतम स्थातम प्रकृति विकारम सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। अब देखो, एक छोटी सी गर्भ इति उच्यते, तो इसमें गर्भ की परिभाषा भी इंक्लूड है। शुक्र श्रोणितम गर्भाशय स्तम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तम चेतना अधिष्ठानमिदं वायु विवर्जति तेवनं पचति आप क्लेदन्ति पृथ्वी सन्नति आकाश विवर्धति स यदा अस्ते पाद जिव्या घ्राण कर्ण नितंब आदि तो उपस्थिता शरीर इति संज्ञा लभते। शरीर इति संज्ञा लभते, देखो शरीर इति संज्ञा मतलब इसको शरीर बोला जाता है। तो ये सब शरीर की परिभाषा है पूरी, किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो पहले पढ़ते हैं शुक्र। शुक्र यानी, अब बहुत से जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो शुक्र को समझते नहीं, मतलब स्पर्म। शोणित यानी ओवम का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा 8 प्रकृतियां, कौन सी, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा और विकार, एकादश इंद्रिया प्लस पंच महाभूत, इन सब का संयोग होता था, तब उसे गर्भ कहते हैं। शुक्र शोणितम, शुक्र स्पर्म, शोणितम यानी ओवम, गर्भाशय स्तम आत्मा विकृति। तो गर्भाशय में मतलब शुक्र और शोणित का जब गर्भाशय में आत्मा आ गई, प्रकृति 8 प्रकृतियां, कौन कौन सी, अव्यक्त, अहंकार, महान, पंच तन्मात्रा, 8 प्रकृति होती हैं। विकार, विकार कितने होते हैं, 16, एकादश इंद्रिया प्लस पंच महाभूत। सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते, मतलब जब इनका संगठन होता है, संयोग होता है, तब उसको गर्भ बोला जाता है। ये तो हो गई गर्भ की परिभाषा। अब आगे देखो, गर्भ में चेतना का वास हो तो मतलब अब आत्मा है तो चेतना है, आत्मा है तो चेतना है। तो गर्भ में चेतना का वास हो तो वायु उसे विभाजित करती है, तेज उसे पचाता है, जल क्लीनता पैदा करता है अर्थात जल तत्व द्वारा द्रवीभवन होता है, पृथ्वी तल तत्व से संघनन और घनता उत्पन्न होती है, और आकाश तत्व द्वारा रिक्तता निर्माण होकर उसका आकार बढ़ता है। अब देखो श्लोक में क्या है,
तम चेतना अवधिष्ठित मतलब चेतना अधिष्ठित होकर वायु विवर्जित मतलब वायु उसका विभाजन करती है। क्लीवेज होता है ना एक तरीके से, मतलब एक तरीके से विदलन होता है, मतलब एक तरीके से विभाजन हो रहा बहुत ज़्यादा, तो वायु विवर्जित मतलब जो वायु महाभूत है उसको विभाजित करता है। तेज इन पचती जो अग्नि महाभूत, तेज यानी अग्नि, अग्नि महाभूत उसको पचाता है, मतलब एक तरीके से उसको, अब पचाने का मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तेज उसे पचाता है, ऐसा नहीं कि उसका पाचन कर दिया, उसको मतलब एक तरीके से एनर्जी देता है उसको बढ़ने के लिए। आप क्लेदंती, आप क्लेदंती मतलब द्रवीभूतन करता है, आप यानी जल, तो जल महाभूत क्या करता है, क्लेद करता है, उसमें स्निग्धता लेके आता है, जो लिक्विड बनता है ना वो सारा। पृथ्वी सन्नति मतलब पृथ्वी उसको संगठित करता है, एक तरीके से उसको एक शेप बनाता है, एक आकार देता है। आकाशम विवर्धति, और आकाश क्या करता है, आकाश महाभूत रिक्तता, अब आकाश महाभूत की खासियत क्या है कि रिक्तता निर्माण करके विवर्तित उसका आकार बढ़ाता है, मतलब अपने जो गर्भ था ना, एक युग्मनज था, एक सेल था, उसको अपने एक रूप देता है। रूप तो किसकी सहायता से मिलता है, पृथ्वी की सहायता से। आकाश क्या करता है, उसका साइज बढ़ाता है, आकार को बढ़ाता है। एवं विवर्धति सह यदा अस्तपाद जिव्या ग्रहण करण नितम आदि। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार पांचों महाभूतों द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसे हाथ पैर जिव्या नाक कर्ण नितम आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तब उसे ही शरीर कहा जाता है। ये बोलता है कि स यदा अस्तपाद जिव्या ग्रहण करण नितम आदि रंगे से शरीर इति संज्ञा लपते हैं। तो इन पांचों महाभूतों द्वारा देखो, पांचों वायु महाभूत, पित्त महाभूत, जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत और आकाश महाभूत, इन प्रकार पांचों महाभूत द्वारा गर्भ पर कार्य होने से तब उसे हाथ पैर जिव्या नाक कर्ण नितम आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तब उसे शरीर कहा जाता है। तो श्लोक समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। तो सह यदा यस अस्त पादे जिव्या ग्रहण यस कर्ण सर। नितंब आदि, तो एक तरीके से शरीर इति संज्ञा, तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। देखो इसमें दो दो फायदे हैं, गर्भ की परिभाषा, तो यहाँ पे देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो अब इस श्लोक से मैं क्वेश्चन की संख्या गिना रहा हूँ कि प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो प्रकृति कितनी होती है, 8 प्रकृति होती हैं, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। विकार, विकार कितने होते हैं, एकादश, एकादश इंद्रिया प्लस नहीं 16 होते हैं विकार, एकादश इंद्रिया प्लस पंच महाभूत विकार होते हैं। ओके, क्वेश्चन आएगा कि गर्भ के विकास में 5 महाभूतों का योगदान लिखो, तो आपको ये श्लोक लिखना है, यहाँ से पूरा ही लिखना है। ये गर्भ के बाद में फिर गर्भ के विकास में वही तय चेतना अवस्थी वायु विवर्जितम तेज एवं पचती, उसके बाद में ये हिंदी लिखनी है कि गर्भ के 5 महाभूतों में योगदान, कि गर्भ में चेतना का वास हो तो वायु उसे विभाजित करती है, तेज उसे पचाता है, जल क्लीनता पैदा करता है और जल तत्व द्वारा द्रवीभवन होता है, पृथ्वी तत्व से संयन और घनता उत्पन्न होती है और आकाश तत्व द्वारा रिक्ता निर्माण होकर उसका आकार बढ़ता है। तो ये 5 महाभूतों का क्वेश्चन आएगा कि गर्भ निर्माण में, गर्भ को बढ़ाने में 5 महाभूतों का कार्य लिखो। फिर एक क्वेश्चन पूरा आ ही गया कि आचार्य चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखो, तो आपको आचार्य चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ पे ख़त्म करनी है, और पूरा ये हिंदी जितने भी 3 टर्मों में है ना, मैंने श्लोक को समझाने के लिए 3 टुकड़े किए हैं, एक ही श्लोक है पूरा। कौन सा श्लोक है ये, सुश्रुत शारीर का 5वें चैप्टर का दूसरा श्लोक है ये, ठीक है, एक श्लोक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 3 टुकड़े किए हैं। पहले गर्भ की परिभाषा अलग कर दी, फिर 5 महाभूतों वाला कर दिया अलग, और लास्ट में ये कि इसमें हाथ पैर नाक जिव्या जुड़ गए तो शरीर कहलाता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब है कि ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं ही। अब तक की मतलब आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो एक तो ये याद करना सीरियते इति शरीरम, ओके, एक याद करना है इसके 2 पर्यायवाची होते हैं देह और काम, ओके, एक याद करना आचार्य चरक के अनुसार शरीर की व्याख्या, एक ये याद करना आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर की व्याख्या। आपने ये 4 चीज़ याद कर ली तो आज की क्लास का पर्पज पूरा हो गया। तो बस सिंपल सी बात है, ये तो उसकी मतलब ये हो गई व्युत्पत्ति निरुक्ति हो गई, श्रेय धातु प्लस इरण प्रत्यय व्युत्पत्ति, सीरते इति शरीरम निरुक्ति, पर्यायवाची देह और काय, और परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ये हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स। अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता ना, व्युत्पत्ति निरुक्ति पर्यायवाची और परिभाषा चरक के अनुसार सुश्रुत के अनुसार, और आगे बढ़ जाता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे क्या फर्स्ट चैप्टर थोड़ा क्लियरली बताना है, डीप में बताना है, इसलिए थोड़ा मैं पूरी चीज़ बता रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास इतनी करेंगे, करते हैं कंटिन्यू कल से, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट?
क्लियर है सर। तो ओके, थैंक यू।